नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क थ्योरम का दूसरा पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के साथ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसको समझने से पहले आपको ज़रूरत है थोड़ा सा थेवेनिन थ्योरम पढ़ के आने की। तो आप इससे पहले थेवेनिन थ्योरम ज़रूर समझिएगा। तो थेवेनिन थ्योरम हमारे पास क्या कहता था कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है और वो क्या है, लीनियर बाइलेटरल कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो उसको हम किसी भी सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे पास ए बी टर्मिनल के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लोड रजिस्टर कनेक्टेड है, तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। एक होगा हमारे पास RTH, जो कि इन सब का जो भी कॉम्प्लेक्स आपका सर्किट है उसमें जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उनका इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे RTH, VTH, और ये हमारे पास होगा RL। ये होगा हमारे पास थेवेनिन थ्योरम। तो अब खास बात क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलता है जब RTH RL के इक्वल हो जाएगा या RL RTH के इक्वल हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम ये बोले कि RL RTH के इक्वल हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं इसको सोर्स रेजिस्टेंस, इसको हम सोर्स रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जब RL सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तब हमारे पास RL के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ये हमारे पास बोलता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कि जब RL हमारे पास RTH के इक्वल हो जाएगा, जब RL RTH के इक्वल हो जाएगा तो RL के थ्रू मैक्सिमम पावर फ्लो होगी। यही होता है हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इससे इफिशियंसी का कोई कनेक्शन नहीं है। इफिशियंसी बढ़ जाएगी अगर आप RL को बढ़ाओगे, इफिशियंसी कम हो जाएगी अगर आप RL को कम करोगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पावर फ्लो की, तो पावर फ्लो मैक्सिमम कब होगा, जब RL RTH के इक्वल हो जाता है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। मान लीजिए RL के थ्रू हमारा करंट जा रहा है I, जिसको हम IL नाम दे देते हैं। तो हमने देखा था कि पावर क्या होती है, हमारे पास पावर क्या होती है, पावर होता है हमारे पास I स्क्वायर R हमारे पास होता है पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे I क्या है, I हमारा IL होगा, क्योंकि हमें लोड रजिस्टर में से ही तो निकालना है। और R क्या होगा, हमारे पास होगा RL। P हमारे पास निकाल लेते हैं हम PL। तो अब ये बनेगा कैसे, I निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं IL कितना होगा हमारे पास, ओम्स लॉ से निकाल देते हैं, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V अपॉन R। V कितना हमारे पास है सर्किट में, VTH, V हमारे पास है VTH, और R हमारे पास क्या है, RTH प्लस में RL, RTH प्लस में RL। ये हमारे पास आ गई IL की वैल्यू। अब यहाँ पे इस वैल्यू को डाल देंगे, VTH अपॉन में RTH प्लस में RL का होल स्क्वायर इनटू में RL। ये हमारे पास होगा पावर। अगर हमें निकालना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी या मैक्सिमम पावर फ्लो कब होगी RL में से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके, इस इक्वेशन को जो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगी उसको 0 के इक्वल पुट करना होगा, जिससे हमें मिल जाएगा क्रिटिकल मैक्सिमम या इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे हम RL की रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DP RL। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, VTH बाहर, अंदर बचेगा हमारे पास RTH प्लस में RL का होल स्क्वायर
माइनस में 2 RTH प्लस में RL अपॉन में RTH प्लस में RL की पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इसको 0 यहाँ पे ये वाला 0 यहाँ लगा देते हैं 0, ये भी 0, ये इधर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड में कर देंगे तो दोनों 0 खत्म। अब ये आ जाएगा हमारे पास RTH, इसको खोलते हैं 2 RTH RL माइनस में 2 RTH RL माइनस में 2RL का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा RTH स्क्वायर माइनस में RL स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा RTH इक्वल टू RL। या इसको यहाँ लिख देते हैं RTH इक्वल टू RL। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। हमने प्रूव कैसे किया? सबसे पहले हमने पावर निकाल ली। पावर क्या होती है? I स्क्वायर RL। हमने I निकाला थ्रू लोड रजिस्टर, लोड रजिस्टर में से IL निकाल लिया, IL की वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल पावर में हमने IL की वैल्यू पुट कर दी, RL से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसके बाद हमें इसको डिफरेंशिएट करना था, इक्वल टू 0 पुट करना था ताकि हमें इसका क्या बोलते हैं मैक्सिमम मिल जाए। इक्वल टू 0 पुट कर दिया डिफरेंशिएट करके और सीधा सीधा हमारे पास सोल्यूशन आ गया। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। तो ये हमने देख लिया कि जब RTH इक्वल टू RL, ये RL इक्वल टू RTH होगा तब हमारे पास सर्किट में से मैक्सिमम पावर जो है RL के थ्रू मैक्सिमम पावर फ्लो होगी। अब खास बात क्या है कि हमें RL इसको बनाया गया था RL को वैरी करने के लिए। जब तक हम RL को वैरी करते रहेंगे ना, RL को वैरी करिए, RL को वैरी करिए, ना कि RTH को। RTH तो सोर्स रेजिस्टेंस है ही, वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमें किसको चेंज करना है? हमें RL को चेंज करते रहना है ताकि हमारे पास RL में से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या मैक्सिमम पावर फ्लो हो। अब देखिए ये पावर तो हमने निकाल लिया कंडीशन कि भाई RTH जब RL के इक्वल होगा, बस कुछ नहीं है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बिल्कुल ही सिंपल है कि भाई जब RTH RL के इक्वल, RL RTH के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम पावर फ्लो होगी RL के थ्रू, और ये हमारे पास बन जाएगा सोर्स रेजिस्टेंस। अब RTH कैसे निकालना है और VTH कैसे निकालना है वो आप देखिए थेवेनिन थ्योरम के वीडियो में से। अब देखते हैं, ये तो हमने कंडीशन तो निकाल ली, अब मैक्सिमम पावर होगी कितनी वो और निकाल लेते हैं। मैक्सिमम पावर होगी कितनी? मैक्सिमम पावर होगी कितनी? देखिए ये हमारे पास कंडीशन थी RL इक्वल टू RTH की, इस पे होगी मैक्सिमम पावर फ्लो RL के थ्रू। तो अब यहाँ पे जब RTH RL के इक्वल है तो इसको RL के इक्वल रख देते हैं, PL इक्वल टू VTH अपॉन में RL प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू में RL। इसको हम सोल्व कर लेंगे सीधा सीधा, ये आ जाएगा VTH का स्क्वायर अपॉन में 2RL का स्क्वायर इंटू में RL, और ये हमारे पास हो जाएगा VTH अपॉन में 4RL का स्क्वायर इंटू में RL, जो कि हमारे पास हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, VTH अपॉन में 4RL। P मैक्स पावर मैक्सिमम कहाँ से? लोड रजिस्टर में से। कितनी होगी? VTH अपॉन में 4RL। ये हमारे पास आ गई P मैक्स, ये हमारे पास आ गई P मैक्स। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन आने के वैसे इसके चांसेस आपको इसका प्रूफ ही पूछते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन भी आएगा तो क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम से ही सोल्व होने वाला क्वेश्चन होगा, वो थेवेनिन थ्योरम से ही सोल्व होने वाला क्वेश्चन होगा। वो कैसे? मान लीजिए हमारे पास कोई भी सर्किट दे देगा, कोई भी सर्किट दे देगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे देगा,
ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे देगा और कहेगा कि बताइए कि R1 R3 और R2 की वैल्यू दे देगा, V की वैल्यू दे देगा और पूछेगा बताइए कि RL कितना होगा। अगर मैक्सिमम पावर हमें ट्रांसफर करवानी है RL के थ्रू या मैक्सिमम पावर हमें फ्लो करवानी है RL के थ्रू, तो बताइए RL कितना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा RTH, फिर निकालना पड़ेगा VTH, फिर हम इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ऐसा सर्किट आ जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल सा। ये हमारे पास रह जाएगा RL, ये हमारे पास रह जाएगा RTH, ये हमारे पास रह जाएगा VTH, RTH और RL रह जाएगा। तो अब VTH को जब RTH RL की इक्वल हो जाएगा तो जब जो ये RTH आएगा वही RL होगा, सिंपल सा। जब RTH हमने बोला कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब RTH की इक्वल हो, तो सिंपल सी बात है, जब इसको सोल्व कर लोगे तो RTH निकल के आ जाएगा, वही हमारे पास RL हो जाएगा। तो ये थोड़ा सवाल आ सकता है, बस यही था। इसके बाद देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, तो चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक खास बात, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि ये तो डीसी सर्किट की बात थी, जब हमने कहा कि RL RTH के इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया, मैक्सिमम पावर फ्लो होगी RL के थ्रू। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि एसी सर्किट है तो उसमें हम ZTH निकालते हैं और उसमें थेवेनिन सर्किट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम उसको बोलते हैं ZTH, VTH, इसको बोलते हैं ZL। ये क्या होता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हमारे पास Z जो होता है हमारे पास इम्पीडेंस होगा, क्योंकि एसी सर्किट में हमारे पास इंडक्टर भी होते हैं और कैपेसिटर भी होते हैं, तो उसमें हमारे पास रिएक्टेंस और आपका रेजिस्टेंस है, दोनों को कंबाइंड होकर हम बोल देते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस बोल देंगे, तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने देख लिया था, अब देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो दोस्तों अब देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे पास कहता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी बाइलेटरल लीनियर सर्किट है जिसके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं। बाइलेटरल का मतलब कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो करंट का बिहेवियर चेंज ना हो। करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ अगर सर्किट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, सर्किट का बिहेवियर, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ सर्किट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो सर्किट बाइलेटरल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ अगर आप सर्किट में रेक्टिफायर लगाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर लगाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हैं, तो सर्किट में डायरेक्शन बदलने के साथ, सर्किट की डायरेक्शन बदलने के साथ या करंट की जो डायरेक्शन है सर्किट में बदलने के साथ उससे सर्किट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप लगाते हो उसमें रजिस्टर, उसमें आप लगाते हैं इंडक्टर, उसमें लगाते हैं कैपेसिटर, तो डायरेक्शन बदल लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट का बिहेवियर सेम का सेम। दूसरी बात, लीनियर। लीनियर का मतलब है अगर सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज हो वो आउटपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लीनियरली प्रोपोर्शनल हो, या आउटपुट करंट इनपुट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या लीनियरली प्रोपोर्शनल हो, तो हम बोल लेंगे कि जो सर्किट है वो लीनियर है। या जो हम कह सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आपका करंट के साथ, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली करंट के साथ अगर प्रोपोर्शनल है तो हम बोल देंगे सर्किट कैसा है, लीनियर है। अब देखते हैं मल्टीपल सोर्स। मल्टीपल सोर्सेज होनी चाहिए, उसमें एक सोर्स नहीं, मल्टीपल सोर्स में आपके पास आ सकता है करंट सोर्स भी हो सकता है, आपके पास वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कंडीशन है सुपरपोजिशन थ्योरम की। लीनियर होना चाहिए सर्किट, बाइलेटरल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज सर्किट में होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज होनी चाहिए। अब देखते हैं मल्टीपल सोर्सेज। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट हम बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ, मान लेते हैं V1, V2, V3, R1, R2, R3। ये हम मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है। देख सकते हो आप मल्टीपल हमारे पास क्या हैं, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज हैं। दूसरी बात, सर्किट बाइलेटरल है क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर में से आप डायरेक्शन बदलें चाहे कुछ करें सर्किट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। करंट की डायरेक्शन बदलने पर भी सर्किट का बिहेवियर कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। लीनियर है सर्किट, लीनियर भी है। तो अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि जो नेट इन तीनों की वजह से किसी पॉइंट पे रिस्पॉन्स होगा ना, रिस्पॉन्स इन द सेंस, रिस्पॉन्स का मतलब हो गया आपके पास करंट या वोल्टेज, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस नेट रिस्पॉन्स जो होगा, इन तीनों की वजह से जो नेट रिस्पॉन्स होगा एट एनी पॉइंट। नेट रिस्पॉन्स का मतलब या तो आप बोल दो कि भाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या करंट, इन तीनों की वजह से
वो होगा कितना, वो होगा इसकी इंडिविजुअल की वजह से प्लस में इसकी इंडिविजुअल की वजह से प्लस में इसकी इंडिविजुअल की वजह से, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम। यानी आप तीनों को लगा लो एक साथ, तीनों को लगा लिया और मैं बोलता हूँ कि मान लो आपको रजिस्टर 1 में से करंट निकालना है, इस वाली ब्रांच में से हमको निकालना है करंट, निकालना आई निकालना है, इसको बोल देता हूँ मैं I1। अगर आपको I1 निकालना है तो I1 होगा कितना, इन तीनों की वजह से जो I1 होगा ना, इन तीनों की वजह से जो नेट I1 होगा वो एक्चुअली में होगा इंडिविजुअली इसकी वजह से I1, मतलब जो V1 है इसकी वजह से फ्लो होने वाला करंट इस वाली ब्रांच में से, V2 की वजह से फ्लो होने वाला इस वाली ब्रांच में से, और V3 की वजह से फ्लो होने वाला इस वाली ब्रांच में से, इन तीनों का सम जो होगा वही होगा हमारे पास I1। यानी जो नेट रिस्पॉन्स एट एनी पॉइंट इन ए गिवन सर्किट जिसमें क्या हो, मल्टीपल सोर्स हो, नेट रिस्पॉन्स किसके बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेज। यानी अकेले अकेले सोर्सेज की वजह से जितनी भी इस पे करंट बन रहा है, इसकी वजह से इसमें जितना करंट है, इसकी वजह से जिसमें इतना करंट है, इसकी वजह से जिसमें इतना करंट है, तीनों का सम कर दो तो हमारे पास नेट आ जाएगा कि भाई इसकी वजह से, तीनों की वजह से कितना कितना है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, V2 को हटा दूँ एक बारी, V3 को हटा दूँ, V2 और V3 को हटा दिया, मैंने हटा दिया, V1 बचा। V1 की वजह से मान लो कि हमारे पास आया करंट, जो आया वो आया IA। अब मैं V1 हटा रहा हूँ और मैं जोड़ देता हूँ V2 में जोड़ देता हूँ, ये जोड़ दिया मैंने, V2 जोड़ दिया, तो V2 की वजह से करंट आया मान लेता हूँ IB, और V3 की वजह से जो करंट आया, मान लो मैंने V3 कनेक्ट कर दिया, वापस V3 कनेक्ट कर दिया, V3 कनेक्ट कर दिया, तो V3 की वजह से आया करंट, मान लेते हैं IC। ये हमारे पास 3 करंट आ गई। ये किसके बराबर होंगे, अगर तीनों एक साथ लगे हों, V1 V2 और V3, तो I1 ये वाला करंट निकाल रहे हैं हम इस वाली ब्रांच में से, इस वाली ब्रांच में से, ये कितना होगा, इक्वल टू I1। यानी नेट रिस्पॉन्स, नेट करंट I1 था, तो वो होगा कितना, इसकी वजह से इतना, इस पे जो इतना था, इसकी वजह से इस ब्रांच में जितना था, इसकी वजह से इस ब्रांच में जितना था, तीनों का एल्जेब्रिक सम वो हो जाएगा I1 के इक्वल। ये हमारे बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सेम बात है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसे ही करेगा, एक अकेले की वजह से उस पे, दूसरे की वजह से उस पे, तीसरे की वजह से उस पे, तीनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही होगा नेट रिस्पॉन्स। ये हमारे पास बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। कंडीशन क्या है, लीनियर होना चाहिए सर्किट जो लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए और मल्टीपल सोर्सेज वाला होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये वाली बात आई होगा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। खास बात है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आने वाली हमारे आने वाली है KVL की, KCL की, KVL KCL और आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, इन सब के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको KVL KCL बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, या कह सकते हैं खाली KVL भी अगर आपको अच्छे से आता है तो भी काम हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग अलग सर्किट पे अलग अलग आपको क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे, तभी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो मान लीजिए हमारे पास दोस्तों ये सर्किट है। अब हमें क्या करना है ना, हमें निकालना है IR निकालना है, यानी 3 ओम वाले रेजिस्टर में से हमको निकालना है करंट, लेकिन हम सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से निकाल लेंगे। यानी हम पहले निकाल लेंगे 12 वोल्ट। अच्छा आप देखिए, एक बात मैं बतानी भूल गया आपको कि अगर जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, अगर उसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, ऑल तो हमारे पास हमने क्या देखा था कि जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, अगर वो आइडियल है तो आइडियल होगा तो उसका 0 होगा, लेकिन आइडियल नहीं होती तो उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। तो जब हम किसी को, मान लीजिए आपको, हमें देखनी खाली 6 वोल्ट वाले की वजह से करंट 3 ओम पे अगर हमें खाली 6 वोल्ट वाली पोटेंशियल सोर्स की वजह से देखनी है तो हमें 12 वोल्ट को हटाना पड़ेगा। 12 वोल्ट को हटाने के बाद हमें इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको शॉर्ट सर्किट करने के बजाय हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इस वाले में हमारे पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो खाली हमें इसको शॉर्ट सर्किट करना होगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। अगर सोर्स के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आप उसको डीएक्टिवेट करने के बजाय उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो अब देखिए, ये हमारे पास सर्किट है, हमें निकालना है IR निकालना है। 3 ओम वाले रजिस्टर में से करंट हमको निकालना है, कितना जा रहा होगा। निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम इसी पे क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं, KCL भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम।
और हम निकाल लेंगे 12 वोल्ट वाले की वजह से, फिर निकाल लेंगे 6 वोल्ट वाले की वजह से, यहाँ पे दोनों की वजह से निकालेंगे और दोनों का कर देंगे अलजेब्रिक सम, जिसकी वजह से करंट हमारे पास आ जाएगा IR। तो पहले हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक सर्किट होगा ये वाला, एक में ये होगा खाली, एक में ये होगा। तो दोस्तों देखिए हमने इसको दो सर्किट में बांट लिया है, जिसमें एक में हमारे पास एक्टिव है खाली 12 वोल्ट वाली सोर्स, दूसरे में हमारे पास एक्टिव है खाली 6 वोल्ट वाली सोर्स। अब अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से या मतलब थेवेनिन थ्योरम से निकाल सकते थे बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन हम निकाल किससे रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग करके मानेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे KVL। अब आप कहते तो KVL तो हम वैसे भी लगा लेते, हाँ KVL तो वैसे भी लगा लेते, लेकिन हमें निकालना किससे, सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालना है। तो हम KVL लगाएंगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में KVL लगाएंगे। तो हम इसमें मान लेते दो, जैसे 3 अलग अलग लूप है ना, तो हम यहाँ पे 3 अलग अलग लूप मान लेते हैं। इसमें से मान लेते जितने करंट की डायरेक्शन ये है, ये है, ये है, सब में क्लॉकवाइज मान लेते हैं। और फ्लो कैसा हो रहा है करंट, इसमें I1 I2 I3 तीनों में I1 I2 I3 फ्लो हो रहा है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन बनानी चालू करते हैं। देखिए यहाँ से एंटर करा तो नेगेटिव से एंटर करा पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 वोल्ट, 12 घट रहा है, माइनस में 6 I1, माइनस में 6 I1 माइनस I2, क्योंकि I2 इस वाले का है, I2 इस वाले की वजह से I2, जिस वाले लूप में हम निकालते हैं ना उस वाले करंट को हमेशा बड़ा मानते हैं। तो इसमें हमने क्या माना, I1 माना है, इक्वल टू में 0, ये बन गई इस वाले की। अब सेकंड लूप की इक्वेशन बनाते हैं, लूप 1, लूप 2, लूप 2 में हमारे पास कैसी बनेगी, लूप 2 में देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो -6 I2 माइनस I3, इस वाले में -6 I2 माइनस I1, इस वाले में -3 I2 इक्वल टू में 0। लूप 3, लूप 3 की इक्वेशन कैसे बनेगी, 7 I3 माइनस में 6 I3 माइनस I2। अब देखिए इसमें हमने क्या करा, इसमें माना था I1 माइनस I2, इस वाले में I1 माइनस I2 माना था, क्योंकि इस वाले लूप से ले रहे थे। जब दूसरे लूप से लिया हमने तो क्या माना, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, क्योंकि अब इस वाले से ले रहे तो इस करंट सेकंड को बड़ा मानते हैं, I2 को बड़ा मानते हैं, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली बस इसको सोल्व कर दिया, सिंपल फॉर्म में हमने तीनों को कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सोल्व करने के लिए चाहे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे आप यूज़ कर लीजिए कैल्सी का, तो मैं कैल्सी का यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोड पे जाके हमने इक्वेशन वाला सेलेक्ट करना है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हमने इक्वेशन वाला सेलेक्ट कर लिया। दूसरी केस में हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल वाली है ना, I1 I2 I3, हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास आती है इक्वेशन नंबर 2। 3 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन सेलेक्ट कर ली। अब इन तीनों की हम वैल्यू डाल देंगे, I2 I1 के जो कोफिशिएंट्स हैं इन सब की वैल्यू A B C में पुट कर देंगे, A B C इन तीनों में इनकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप I3 नहीं है, तो जिसमें कुछ नहीं है उसकी वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे C की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और D की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो इन सब की मैं एक बार वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों सब की वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, खाली इसको इक्वल टू में प्रेस कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x यानी हमारे पास यहाँ पे क्या था x I1, इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपको, तो मैं एक बार इसको इरेज कर दूँ, इरेज कर देता हूँ। इस वाली लूप में हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, इसकी खाली 12 वोल्ट वाले की वजह से x यानी हमारे पास क्या यहाँ पे I1 वाली जो इस वाली लूप में फ्लो हो रहा था, तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1.325 एम्पियर। आगे चलते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, I2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0.65 एम्पियर, और I3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.3 एम्पियर। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई I1 I2 I3 की वैल्यू। हमें किस में देखना था, हमें खाली देखना था 3 ओम वाले में, और 3 ओम वाले में हमारे पास कौन सा करंट फ्लो हो रहा था I2। हमने देखा था इसमें कौन सा फ्लो हो रहा था I2। तो I2 की वैल्यू हम देख लेते हैं, I2 की वैल्यू कितनी है
0.65। अब सेम स्टेप्स हम उस वाले में रिपीट कर देंगे, सेम स्टेप्स इस वाले सर्किट में रिपीट कर देंगे। इस वाले में भी हम लगाएंगे आपका केवीएल लगाएंगे और तीनों करंट निकालेंगे। तो देखिए निकालते तीनों करंट वापस से। निकालते हैं, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनानी चालू करते हैं। I1 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से फ्लो हो रहा है I1 I2 I3 इस वाले लूप में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -6 I1 माइनस में 6 I1 माइनस I2 इक्वल टू में 0। सेकेंड वाला लूप 1 लूप 2 क्या आएगा हमारे पास, -6 I2 माइनस I1 -3 I2 -6 I2 माइनस I3 इक्वल टू में 0। लूप 3 -6 I3 माइनस I2 -7 I3 और पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप है। इस वाले केस में क्या था, हमने देखा था कि उल्टा जा रहा था, तो क्या से जा रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज था, तो हमने 12 माना था। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो मानेंगे -6 वोल्ट इक्वल टू में 0। इन तीनों को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, तीनों को सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया यहाँ पे। तीनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आ चुके हैं। इसको हम पुट कर देंगे दोबारा आपके कैल्सी में पुट करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसमें वैल्यू गिवन थी वैसे वैसे पिछली बार की तरह हमने वैल्यू पुट कर दिया कैल्सी में, और हमारे पास आंसर आ चुके हैं। I1 की वैल्यू हमारे पास इस वाले सर्किट में I1 की वैल्यू जो हमारे पास I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आई है -15 -0.15। y की वैल्यू आई है हमारे पास -0.3 और z की वैल्यू जो कि हमारे पास I3 है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है -0.6। तो ये तीनों हमारे पास वैल्यू आई है। अब देखिए पहली बात तो ये कि ये माइनस में क्यों आई, क्योंकि डायरेक्शन हमने जो मानी थी उससे उल्टी है। ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि जैसे डायरेक्शन हमने मानी थी कि इस डायरेक्शन में चलेगा करंट, लेकिन इस डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है। अब देखिए हमारे पास दोनों की वजह से इसकी वजह से भी I2 की वैल्यू आ चुकी है और इसकी वजह से भी I2, और I2 यहाँ पे है क्या, I2 हमने ये तो माना था कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट, और हमने इसकी डायरेक्शन नहीं मानी थी। अगर उल्टा कर दे तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, हमने माना था कि भाई करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट हमने इसमें भी माना था कि इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन ये क्या हो गया कि करंट उल्टा फ्लो हो रहा है। अगर ये ऐसे जाना चाहिए था तो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस साइड जो आने वाला करंट है वो हमारे पास कितना हो गया, इस वाले में अगर हम कह रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन करना, हमको इसका अलजेब्रिक सम करना है, तो इस साइड से आने वाला करंट होगा -0.3 एम्पियर। इस साइड से आने वाला करंट कितना है वो हमारे पास, इस साइड से आने वाला 0.3 और इस साइड से आने वाला, क्योंकि माइनस हटा दिया डायरेक्शन चेंज कर दी, 0.65। तो हमारे पास जो करंट आता है IR जो हमारे पास आता है वो टोटल कैसा आता है 0.65 माइनस में 0.3 जो कि हमारे पास आता है 0.35 एम्पियर करंट आता है IR में से। अब आप कहेंगे KVL KCL तो इसमें डायरेक्ट लगा लो, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम से सोल्व करना था, तो एक बार हमने इससे माना एक बार इससे माना, और दोनों की वजह से जो करंट आया वो कितना आया 0.35। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, पूरे पे KVL लगाइए, और पूरे में से जो अगर मान लीजिए आपको सेम करंट मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रूफ हो चुका है, क्योंकि दोनों की वजह से जो अलजेब्रिक सम है, मतलब दोनों की वजह से जो नेट रिस्पॉन्स आएगा वो इंडिविजुअल के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, सभी इंडिविजुअल सोर्सेज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास आई है 0.35 एम्पियर। आप अब खास बात है कि जितने ज़्यादा आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा KVL आपको लगाना है आसानी से, उतने ज़्यादा आप सुपरपोजिशन थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे, या आप कह सकते हैं उतने ज़्यादा आप पेपर में अपनी स्पीड बना पाएंगे।
बाकी है बिल्कुल ही सिंपल थ्योरम सारी की सारी, क्योंकि इनके जो वो हैं स्टेटमेंट काफ़ी छोटे छोटे हैं और समझने में काफ़ी सिंपल है। अब अगली बार जो हमारे पास आएगी नेटवर्क थ्योरम की दूसरी पार्ट, ये हमने ख़त्म कर लिया। अब अगली बार हम देखेंगे कि आपका KVL और KCL। तो चलिए अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।